हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड ने upmsp.edu.in जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की सरकारी वेबसाइट है, इस पे आपका यूपी बोर्ड कक्षा 10 का अंग्रेजी का मॉडल पेपर जारी हो चुका है। ये आपके सामने अंग्रेजी का मॉडल पेपर है। इसमें सब कुछ हम आपको बताएंगे, समय क्या होता है, कितने अंक का होता है और टोटल पेपर और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है टाइम आपको मिलता है 3 घंटा 15 मिनट और पेपर आपका होता है 70 अंक का। ये आपके इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। पहले नंबर पे लिखा है द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, 15 मिनट आपको पहले ही मिल जाते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। सेकंड पे लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपको करने होते हैं, हालांकि उसमें जो है आपको ऑप्शन दिया जाता है। तीसरा पॉइंट लिखा है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पूरा क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी में। आगे लिखा है नंबर 4 पे कि पार्ट ए कॉन्सिस्ट 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन OMR आंसर शीट बाय डार्कनिंग कंप्लीटली द करेक्ट सर्कल विद ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। इसका मतलब है कि पार्ट ए में आपको 20 MCQ टाइप के क्वेश्चन दिए होंगे जिन्हें आपको OMR शीट पे भरना होगा और पेन आपका होना चाहिए ब्लू या ब्लैक। 5वें नंबर पे आपका लिखा है फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट ओनली, डू नॉट इरेज। OMR शीट पे भरने के बाद आप उसको इरेज नहीं कर सकते। कट आर यूज वाइटनर ऑन द OMR शीट आफ्टर आंसरिंग। आंसर देने के बाद ना उसको आप इरेज कर सकते हैं, ना वाइटनर लगा सकते हैं, ना उसको कट कर सकते हैं, इसलिए सर्कल को सोच समझ के भरिएगा। 6 में लिखा है पार्ट बी कॉन्सिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। पार्ट बी में जो है वो लिखने वाले क्वेश्चन होते हैं और जो 50 अंकों के होते हैं। 7 पे लिखा है मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम। हर क्वेश्चन कितने नंबर का है ये उसके सामने आपका लिख दिया गया है। ये पार्ट ए जो है ये आपका टोटल 20 अंक का होता है, 20 मार्क्स का, और ये सभी 20 क्वेश्चन OMR शीट पर भरे जाते हैं। तो ये जो पहला एक आपके लिए अनसीन पैसेज होता है और इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। लिखा है क्वेश्चन 1 to 3। इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। हर क्वेश्चन एक एक नंबर का ही होता है पार्ट ए में। तो लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। इस पैसेज को केयरफुली का मतलब सावधानी से पढ़िए एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, और सही उत्तर दीजिए। तो जैसे पहला पैराग्राफ आपका ये लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट ऑल क्रीचर का मतलब होता है जीवधारी, लगभग सभी जीव केयर फॉर दियर यंग वंस, अपने बच्चों की केयर करते हैं। मैनी एनिमल्स प्ले विद दियर बेबीज, बहुत सारे एनिमल अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। एंड शो दियर लव बाय टचिंग एंड हगिंग देम, उनको टच करके और उनको गोद में लेकर अपने प्यार का प्रदर्शन करते हैं। मोस्ट एनिमल्स क्लीन फीड एंड प्रोटेक्ट दियर बेबीज, अधिकांश जानवर क्लीन का मतलब साफ करते हैं, फीड का मतलब उन्हें भोजन खिलाते हैं, प्रोटेक्ट दियर बेबीज और अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं। बर्ड्स आल्सो टीच दियर फ्लेजलिंग का मतलब होता है छोटे बच्चे, चिड़िया के। तो बच्चे अपने छोटे बच्चों को टीच, ये भी शिक्षा देते हैं कि हाउ टू गो अबाउट इन द वर्ल्ड एज एडल्ट्स, कि बड़े होकर दुनिया में कैसे जीना है। अ नंबर ऑफ एनिमल्स बिल्ड होम्स फॉर दियर यंग वंस, बहुत से पक्षी अपने बच्चों के लिए घर भी बनाते हैं। टेलर बर्ड्स एंड वियर बर्ड्स, दर्जी और पहनने वाले पक्षी जैसे आंट, चींटी, वेस्ट, ततैया, बीज, मधुमक्खी आर अमंग नेचर मास्टर डिजाइनर। ये क्या हैं? डिजाइनर हैं, इंजीनियर हैं और क्या हैं? आर्किटेक्ट्स और वास्तुकार हैं। अब इस पे 3 प्रश्न आप देखेंगे और उनकी बारी बारी आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आपका इस पैराग्राफ पर आधारित है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट्स। कौन सा पक्षी प्रकृति का इंजीनियर और आर्किटेक्ट नहीं है? तो अगर आप गौर से देखें तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स किसको कहा गया है? टेलर बर्ड्स को,
वीवर बर्ड्स को, एंट्स को, वास्प को, बीज को। और यहाँ पे देखिए नंबर ए पे लिखा है वीवर बर्ड्स, टेलर बर्ड्स, सी पे लिखा है गोट्स। तो जो गोट्स लिखा है, गोट्स का नाम यहाँ पे नहीं है। जो गोट्स है मीन्स बकरी है, ये नेचर का न इंजीनियर है न आर्किटेक्ट है, इसलिए सी वाला ऑप्शन इसका आपका करेक्ट होगा, सी वाला गोट्स, राइट। सेकंड क्वेश्चन आपका लिखा है हाउ डू एनिमल्स शो दियर लव एंड दियर यंग वंस। एनिमल जो होते हैं शो दियर लव, अपना प्यार दिखाते हैं, दियर यंग वंस, बच्चों के साथ। कैसे? ए में लिखा है सिंगिंग, गलत। बी में लिखा है बाय टचिंग एंड हगिंग, ये बात सही है। जानवर अपने बच्चों से प्यार कैसे दिखाते हैं? उन्हें टच करके, हगिंग का मतलब गोद में लेकर, ठीक है। तो ये बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है और यही पैराग्राफ में लिखा हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, लिखा हुआ है व्हिच वर्ड मीन्स बेबी बर्ड इन द फॉलोइंग। ये जो 4 ABCD में शब्द में दिए हैं, इनमें से किसका मतलब है बेबी बर्ड? तो ए में लिखा है बर्ड, ये गलत है क्योंकि बर्ड का मतलब बेबी बर्ड नहीं होता। ये एक शब्द बी में लिखा है फ्लेजलिंग, फ्लेजलिंग का मतलब होता है चिड़िया के छोटे बच्चे, मतलब बेबी बर्ड। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका आपका करेक्ट है। तो इस तरह जो पहला क्वेश्चन पार्ट ए का था उसमें 3 क्वेश्चन थे, तीनों आपने देख लिए। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक है, सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के। लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। जैसे लिखा है एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की। इन द क्लास, क्लास में है टुडे, टुडे का मतलब आज, तो मतलब ये प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पे लिखा है हैव प्रेजेंट। आप जानते हैं हैव जो है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है और प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो प्रेजेंट नहीं, यहाँ पे अगर हैव सही माना जाता तो प्रेजेंटेड होता, इसलिए ये गलत है। आर प्रेजेंट, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ तब फिर यहाँ पे ING होना चाहिए था, इसलिए गलत है। हाइड प्रेजेंट, हाइड पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है। तो ये लिखा है इज प्रेजेंट, ये आपका सही ऑप्शन है कि एवरी बॉय एंड गर्ल इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। आज क्लास में प्रत्येक लड़का और लड़की प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका लिखा हुआ है कि ही इज़ वरीड एग्जामिनेशन, ये आपके प्रीपोजिशन है, ऑन, इन, ऑफ, अबाउट। तो यहाँ पे अबाउट फिल करेंगे, डी वाला। ही इज़ वरीड अबाउट एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन को लेके चिंतित है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा हुआ है, लिखा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो मोटे अक्षरों में लिखा है इसको सही क्रम में आपको लिखना है। तो देखिए जैसे पहले नंबर पर लास्ट, फिर रेनिंग, फिर इट, फिर बीन, फिर हैज, फिर नाइट, फिर सिंस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? इट। तो नंबर 1 पे क्या आएगा? इट आएगा। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें पूरे वाक्य में? हैज़। तो नंबर 2 पे क्या आएगा? हैज। तो क्या बनेगा? इट हैज। अब इसमें देखिए ए में लिखा है इट बीन, इट हैज नहीं, तो यहीं से गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखा देखिए इट है ही नहीं, नाइट हैज, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए इट नहीं है, तो इट सिर्फ इन 2 में था। यहाँ पे इट के साथ बाद बीन था और यहाँ पे इट के बाद हैज था, और आपका सब्जेक्ट इट है, हेल्पिंग वर्ब हैज है, यानी इट के बाद हैज आना चाहिए। तो सिर्फ इतना देखने से ही आपको पता चल गया कि ये बी वाला आपका करेक्ट है, पूरा मिलाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। स्पेलिंग किसकी गलत है? यह है एक्सेप्टेंस का मतलब कोई चीज़ स्वीकार करना, ग्रहण करना, ये स्पेलिंग सही है। और वो कह रहा मिस कौन सी है, गलत कौन सी है? एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, ये भी सही है। यह है एक्सेप्टेबल, ये स्पेलिंग गलत लिखा है। तो आप टिक किसको करोगे? इसको करोगे, ये इसका आंसर होगा, सी वाला। और एक्सेप्टेबल की स्पेलिंग होती है ACCEPT, यहाँ पे आई लिखा है, आई नहीं, टी की जगह क्या होता है? ए होता है, बस ये कमी थी, आगे BLA सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका लिखा हुआ है ही स्पेंट, स्पेंट का मतलब खर्च किया, अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स। आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट,
कह रहा है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मतलब पहचानिए द वर्ड स्पेंट, स्पेंट को पहचानना है। स्पेंट क्या है, नाउन है कि वर्ब है कि प्रोनाउन है कि एडवर्ब है। तो यहाँ देखिए ही सब्जेक्ट है और इस पूरे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब कहीं नहीं है। तो जब पहले नंबर पे होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि है नहीं, उसके बाद आता है मेन वर्ब। तो स्पेंट क्या है आपका, मेन वर्ब है। तो यहाँ पे नाउन ये गलत है, वर्ब लिखा है, ये वाला ऑप्शन आपका इसका सही होगा। ठीक है, और जो स्पेंट है ये मेन वर्ब है और ये स्पेंड का सेकंड फॉर्म होता है। SPEND, स्पेंड मीन्स होता है खर्च करना और इसका सेकंड फॉर्म होता है स्पेंट। तो ये क्या है, मेन वर्ब है, मतलब वर्ब है, इसलिए बी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका लिखा है, ये पैराग्राफ आपका जो होता है ये प्रोज का होता है। प्रोज का इस तरह आपको पेपर में एक पैराग्राफ मिलेगा और इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो ये जो पैराग्राफ आपके सामने दिख रहा है ये आपके प्रोज का जो लेसन है अ ग्लिम्स ऑफ इंडिया। इसकी पहली स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा और सेकंड स्टोरी इसकी है द कुर्ग। तो ये कुर्ग का पहला पैराग्राफ है। लिखा है द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। जो रिवर नदी कावेरी है यह अपना पानी प्राप्त करती है, कहाँ से, फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। ठीक है, पहाड़ियों से और कुर्ग की पहाड़ियों से और जंगलों से। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे लिखा है व्हिच रिवर ऑब्टेन्ड इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। कौन सी नदी पानी कुर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से प्राप्त करती है। तो साफ साफ यहाँ पे लिखा है रिवर कावेरी, कावेरी नदी। तो ए में कावेरी लिखा है, इसलिए इसका ए वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। आगे अगर आप पढ़ के देखें, महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, एक मछली है जिसका नाम है महासीर। ये पाई जाती है अबाउंड इन दीज वाटर्स, इसी पानी में। और किंग फिशर पाई जाती है जो डाइव करती है, गोता लगाती है फॉर दियर कैच, अपने शिकार के लिए। वाइल स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्शली ईटन फ्रूट ऑफ द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लीन वाटर। गिलहरी और लंगूर क्या करते हैं, जो चीज़ खाते हैं उसको उसी पानी में गिरा देते हैं, शरारत करते हैं। एलिफेंट एंजॉय बीइंग बाथेड, हाथी नहाने का आनंद लेते हैं। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय दियर महावत, और महावत जो है उनका पानी से उनको निकालता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपने सही कर लिया कि व्हिच रिवर ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, कौन सी नदी कुर्ग से की पहाड़ियों और जंगलों से पानी प्राप्त करती है। तो नदी का नाम है कावेरी, इसलिए आपने कावेरी को टिक कर दिया। अब इसी पे आधारित जो 10वां क्वेश्चन है ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। तो 10वां क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका इसी पैराग्राफ पर आधारित, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, सबसे लार्ज सबसे बड़ी मछली क्या है। तो पैराग्राफ पढ़ते वक्त अभी आपने देखा था सबसे बड़ी मछली का नाम क्या था, महासीर। तो ये किंग फिशर गलत है, बी पे महासीर लिखा है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक। ये क्वेश्चन जो आपके हैं, जो आपकी प्रोज की बुक होती है उसके MCQ होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए आप हर लेसन के MCQ जरूर पढ़ लें। और हमने जो वीडियो अपलोड की है हर लेसन के उसमें MCQ पड़े हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड। सिचुएटेड का मतलब स्थित, लेंचो का घर स्थित था। तो लेंचो का घर कहाँ स्थित था, एक लो हिल, निचली पहाड़ी पर, कहाँ, वैली, घाटी में। तो पहले लिखा इन द मिडिल ऑफ फील्ड, खेत के बीच में, गलत। इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, गार्डन के कॉर्नर पर, ये भी गलत। ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, इन अ वैली, एक निचली पहाड़ी के टॉप, ऊपर, और पहाड़ी कहाँ थी निचली, वैली, एक घाटी में। तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, नेल्सन मंडेला ने बिताए ईयर्स इन प्रिजन, प्रिजन का मतलब होता है जेल। नेल्सन मंडेला ने जेल में बिताए कितने साल, 20 साल कि 30 कि 29 कि 33। तो गलती से चारों ऑप्शन गलत इस प्रिंट हो गए हैं। नेल्सन मंडेला ने, आपको याद रखना है, 27 साल जेल में बिताए।
27 ईयर। ठीक है, जब आपका बोर्ड में पेपर मिलेगा तो वहाँ पे 27 आपको ज़रूर लिखा मिलेगा, और अगर ना मिले तो आप टीचर से ऑब्जेक्शन करें कि सर इसमें सही ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, लिखा है द बेकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ। बेकर, ये वही स्टोरी है ग्लिम्स ऑफ इंडिया की, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो जब बेकर आता था तो उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या था? तो जब बेकर आता था रोटी लेकर बेचने, तो वो हाथ में बांस का डंडा पकड़ के लाता था, और वही बांस ज़मीन पे खट खट मारता था, उसी से आवाज़ होती थी। तो उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या था? बांस था, जिसे इंग्लिश में बम्बू बोलते हैं। तो ये प्लास्टिक गलत है, आयरन गलत है, बम्बू स्टफ ये वाला आपका सही है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 और 15 जो होता है, ये आपकी जो पोएट्री होती है, पोएट्री किसी भी पोएम का एक पैराग्राफ इस तरह दिया होगा, 3 लाइन या 4 लाइन का, और उस पर आधारित 2 क्वेश्चन होंगे, उनके आपको आंसर देने होंगे। एक एक नंबर के सब होते हैं, 1 से लेकर 20 तक। तो पहले में लिखा है आई एम एन ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है यतीम, मैं एक यतीम हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में घूमता हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, मैं अपने नंगे पैरों से सॉफ्ट डस्ट मुलायम धूल उड़ाता हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, और जो शांति है, द साइलेंस इज गोल्डन, साइलेंस का मतलब शांति, मतलब मौन, मौन जो है ये गोल्डन है, सुनहरा है, स्वर्णिम है। द फ्रीडम इज स्वीट, और स्वतंत्रता मधुर है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज आई रिफर टू इन द एबव एक्सट्रैक्ट। इस पैराग्राफ में जो शब्द आई लिखा है, आई एम एन ऑर्फन, तो आई का मतलब क्या है? तो यहाँ पे जो शब्द आई है, व्हाट डज आई किसके लिए रिफ़र किया गया है? अमांडा के लिए। तो ये डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अमांडा जो है माँ की डांट से बचने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक आज़ादी के साथ सड़कों पर घूमना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका लिखा हुआ है व्हिच वर्ड इज अपोजिट ऑफ रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध, मतलब रोक। तो कह रहा व्हिच वर्ड इज अपोजिट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन का अपोजिट क्या है? तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब रोक, प्रतिबंध, और इसका उल्टा क्या होगा? आज़ादी। तो ऑर्फन गलत है, पैटर्न गलत है, ये फ्रीडम लिखा, ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 से 20 अब शुरू हो रहा है। ये आपका जो सप्लीमेंट्री है उसके ये एमसीक्यू होते हैं। ठीक है, हम आपको सप्लीमेंट्री के एमसीक्यू कराते भी हैं। तो 16वां क्वेश्चन आपका लिखा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विद रेफरेंस टू द स्टोरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। कहानी ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी के संबंध में व्हिच इज आर ट्रू, कौन बात सच है? तो जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 पॉइंट लिखे हैं। तो पहले में लिखा है मिसेस पंफ्री वाज अ पुअर लेडी। मिसेस पंफ्री एक गरीब औरत थी, तो ये बात तो गलत है। वो पूछ रहा है ट्रू, सच कौन है, सिर्फ उसको बताना है। ट्रिकी सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। ट्रिकी किस लिए बीमार था? ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाने की वजह से। तो ये बात यहाँ पे सही लिखी है। और देखते हैं ट्रिकी वाज अ वेरी एक्टिव डॉग। ट्रिकू बहुत एक्टिव डॉग था, एक्टिव नहीं था, वो तो चुपचाप लेटा रहता था, इसलिए ये बात गलत है। इसको चेक करते हैं। जेम्स हैरियट वाज अ वेटनरी सर्जन। जेम्स हैरियट जो था वो डॉक्टरों का, जानवरों का, वेटनरी सर्जन का मतलब जानवरों का डॉक्टर। तो ये बात सही है। तो कई बातें सही हैं, नंबर 2 वाली और नंबर 4 वाली। तो यहाँ पे लिखा है ओनली 2, ये गलत है। यहाँ पे लिखा है ओनली 2 and 4, तो देखिए दूसरा और चौथा सही है। और यहाँ पे बी में लिखा है 2 and 4, यानी ओनली केवल 2 और 4, ये सही है। इसका मतलब बी वाले को आप टिक कर देंगे, इसी को फिल करेंगे OMR शीट पर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका व्हाट डिड हरि सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल। हरि सिंह कौन था? चोर था। ठीक है, ये आपकी कहानी जो है अ थीफ स्टोरी सप्लीमेंट्री की, उसका क्वेश्चन है। तो व्हाट डिड हरि सिंह चोर था। हरि सिंह क्या चाहता था? फ्रॉम अनिल। तो हरि सिंह अनिल से
पैसे चाहता था। चोर आदमी को की नज़र में पैसे ही पहले होते हैं। तो ए वाला मनी जो है ये आपका करेक्ट है, इसी को आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, ये भी सप्लीमेंट्री का है एमसीक्यू। व्हाट डज हॉरेस डेनबे लाइक टू कलेक्ट? हॉरेस डेनबे क्या कलेक्ट करना पसंद करता था? तो हॉरेस डेनबे किताबों का बहुत शौकीन था, इसीलिए वो साल में एक बार चोरी करता था। ठीक है, तो क्या कलेक्ट करना लाइक करता था? बुक्स। तो बी में बुक्स लिखा है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि व्हाट वाज एज ऑफ भोली? भोली की एज क्या थी? व्हेन मंगला वाज मैरिड? तो उस समय भोली की एज 7 ईयर थी। तो बी वाला जिसमें 7 ईयर लिखा है ये आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपका लिखा हुआ है, आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे चेयर के साथ क्या कर रहे हो। हु सेड दिस स्टेटमेंट इन द स्टोरी? कहानी में ये बात किसने कही? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट? ये जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपकी स्टोरी है, इसमें ये बात किसने कही थी? कौन सी बात? कि व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। ठीक है, कि तुम मेरी चेयर के साथ क्या कर रहे हो। साइंटिस्ट ने कहा था, गलत। लैंडलॉर्ड ने, गलत। तो ये बात मिसेज हॉल ने कही थी, जो ग्रिफिन की मकान मालकिन थी। तो सी वाला ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है। बच्चों, ये पार्ट बी का जो पहला क्वेश्चन है ये आपका कुल 7 अंक का होता है, 7 मार्क्स का। इसमें इस तरह एक पैराग्राफ दिया जाएगा और पैराग्राफ के नीचे 4 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 4। 3 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, 6 हुआ, और चौथा क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। तो इस तरह 2 2 4 2 6 1 7, ये वाला क्वेश्चन 7 नंबर का होगा। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके नीचे 4 क्वेश्चन दिए हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ के ही हम इसका आंसर देंगे। तो पार्ट बी का जो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ यहाँ पे लिखा है, जस्ट एज इट इज़ वाइटल। ये जो वाइटल शब्द है, वाइटल का मतलब होता है आवश्यक। वाइटल का मतलब आवश्यक। तो जस्ट एज इट इज़ वाइटल फॉर पेरेंट्स टू लिव देयर ओन लिव्स। पेरेंट्स के लिए ये बहुत आवश्यक है कि देयर ओन लिव्स एज फुली एज पॉसिबल एंड टू डीपेन देयर अंडरस्टैंडिंग टू देमसेल्व्स टू द अटमोस्ट। कि जहाँ तक हो सके बच्चों को खुद से सीखने दिया जाए, उन्हें खुद पर निर्भर रहना सिखाया जाए। डिपेंड का मतलब निर्भर, अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझ। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स, इसलिए टीचर के लिए एंड एजुकेटर्स और शिक्षकों के लिए आवश्यक है टू डू द सेम। सेम का मतलब वैसा ही करें। वैसा का मतलब कि जिस तरह पेरेंट्स के लिए आवश्यक है कि वो बच्चों को जहाँ तक पॉसिबल हो खुद की समझ विकसित होने दें, खुद पर निर्भर होने दें, यही काम टीचर्स को भी करना चाहिए। आगे लिखा है, व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, देयर टीचर्स बिकम ड्यूरिंग स्कूल आवर्स सब्स्टिट्यूट्स फॉर देयर पेरेंट्स। तो चूँकि वहाँ पे पेरेंट्स नहीं होते, माता पिता नहीं होते हैं, तो टीचर्स क्या होते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। हमारा पेरेंट्स की जगह पे पेरेंट वाला काम कौन अदा करते हैं? भूमिका टीचर्स अदा करते हैं। द चिल्ड्रन ट्रांसफ़र टू द टीचर सम ऑफ द फीलिंग दे हैव फॉर देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स के प्रति या जो दूसरी फीलिंग्स बच्चे रखते हैं वो अपने टीचर्स को बताते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, हाँ यहाँ देखिएगा, व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल। आगे लिखा है, व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, देयर टीचर्स बिकम्स ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। तो वहाँ पे सिर्फ उनके टीचर ही होते हैं, पेरेंट्स नहीं होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट फॉर देयर पेरेंट्स, तो स्कूल में जो टीचर होते हैं वो पेरेंट्स का सब्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब पेरेंट्स की जगह वही होते हैं। आगे लिखा है, द चिल्ड्रन ट्रांसफ़र टू द टीचर सम ऑफ द फीलिंग। बच्चे जो है अपनी फीलिंग जो है टीचर को बताते हैं। एंड आर इन्फ्लुएंस इन देयर टर्न बाय द पर्सनालिटीज़ ऑफ टीचर्स। और वो टीचर की पर्सनालिटीज़ से ही, टीचर के व्यक्तित्व से ही प्रभावित होते हैं। टीचर जितना अच्छा होगा हर मामले में बच्चों पे उसका उतना ही अच्छा असर पड़ेगा। आगे लिखा है, दिस म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी, रिलेशनशिप, रिश्ता, इज़ ऑफ मोर इम्पोर्टेंस दैन एनी टीचिंग मेथड। किसी भी टीचिंग मेथड से
अच्छा होता है क्या, टीचर और स्टूडेंट के बीच आपसी रिश्ता। एंड अ चाइल्ड्स एबिलिटी, और किसी भी बच्चे की जो योग्यता है टू लर्न, सीखने की, इज़ कॉन्टिन्यूअली हैम्पर्ड, ये लगातार हैम्पर होती है। हैम्पर का मतलब बाधित होती है, रुकावट पैदा होती है। कब? इफ़ द रिलेशनशिप इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री, अगर रिश्ता जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, संतोषजनक नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री है। आगे लिखा है इफ़ टीचर्स रियली वांट टू बी एजुकेटर, अगर टीचर वास्तव में शिक्षक बनना चाहते हैं, बनकर टू हेल्प चिल्ड्रेन, बच्चों की हेल्प करना चाहते हैं, टू डेवलप इनटू सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक चीज़ें, मेन एंड वीमन, अगर बच्चों को वो सेटिस्फैक्ट्री, अच्छा इंसान, आदमी और औरत बनाना चाहते हैं, एंड नॉट सिंपली टू स्टफ देम विद नॉलेज, सिर्फ उन्हें नॉलेज का ही ज्ञान न दें, सिर्फ उन्हें नॉलेज का भंडार ही न दें बच्चों को, उन्हें एक अच्छा आदमी और औरत के रूप में भी विकसित करें। दे विल ओनली बी रियली सक्सेसफुल इफ़ दे देमसेल्व्स हैव साउंड पर्सनालिटीज़, अगर पर्सनालिटीज़ उनकी अच्छी बनेगी, बच्चों का व्यक्तित्व अच्छा बनेगा, तभी वो विकसित होंगे। नो अमाउंट ऑफ प्रीचिंग, आप कितना भी अच्छा उपदेश दे दीजिए बच्चों को, हाउ यू आर वेल डन, नो प्रिंसिपल हाउ यू आर साउंड, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं, आचरण अच्छा नहीं है, तो बच्चों पे अच्छा असर नहीं पड़ेगा। नो क्लेवर टेक्निक ऑफ मैकेनिकल एड्स कैन रिप्लेस द इन्फ्लुएंस ऑफ वेल डेवलपिंग पर्सनालिटीज़, जो अच्छी पर्सनालिटी है उसकी जगह कोई भी टीचिंग नहीं ले सकती है। ठीक है, ये था आपका पैराग्राफ। अब इस पर आधारित ये क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन इस पे है, ये हमने बताया था 4 क्वेश्चन होते हैं, A, B, C, D, ये देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7 अंक। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर, टीचर और एजुकेटर के लिए कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए पैराग्राफ में आपके लिखी हुई है, यहाँ से ये पहला आंसर आपका बनेगा यहाँ से कि जस्ट एज इट इज़ वाइटल फॉर पेरेंट्स टू लिव देयर ओन लिव्स एज फुली एज पॉसिबल एंड टू डीपेन देयर अंडरस्टैंडिंग टू देमसेल्फ टू द अटमोस्ट, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर टू द सेम। यहाँ तक आपका होगा ये पहले क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद आप देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका है व्हाट हैपेंस इफ़ रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड चाइल्ड इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री, अगर टीचर और किसके बीच, चाइल्ड, टीचर और स्टूडेंट के बीच अगर रिलेशनशिप जो रिश्ता है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, अनसेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री का मतलब असंतोषजनक, तब क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए पैराग्राफ में लिखा हुआ है, सेकंड यहाँ से शुरू होगा कि ये आपसी रिश्ता अधिक महत्वपूर्ण है किसी भी टीचिंग मेथड से, और चाइल्ड की जो एबिलिटी है सीखने की, ये लगातार हैम्पर, बाधित होती है इफ़ द रिलेशनशिप इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री, अगर रिश्ता असंतोषजनक है। यहाँ तक, यहाँ से दिस से लेके अनसेटिस्फैक्ट्री तक आप लिखेंगे। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है सी वाला कि व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, दियर टीचर बिकम ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, उनके स्कूल के समय माता पिता तो नहीं होते हैं, सिर्फ वहाँ पे उनके टीचर ही होते हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट सजेस्ट, ये स्टेटमेंट क्या बताता है। तीसरा आंसर आप यहाँ से लिखेंगे द चिल्ड्रेन, यहाँ से ये आपका आंसर 3 शुरू होगा, सी वाला, द, यहाँ से द से लेके द चिल्ड्रेन ट्रांसफ़र टू द टीचर सम ऑफ द फीलिंग्स दे हैव टू देयर पेरेंट्स एंड इन्फ्लुएंस इन देयर टर्न बाय द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द टीचर, यहाँ तक लिखेंगे। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद डी वाले में लिखा है, यहाँ पे देखिए व्हिच वर्ड मीन्स टॉलरेबल, तो टॉलरेबल का मतलब होता है आपका संतोषजनक। टॉलरेबल का मतलब क्या होता है, संतोषजनक। करेक्ट, व्हिच वर्ड, किस शब्द का मतलब टॉलरेबल है, संतोषजनक। तो टॉलरेबल का मतलब भी संतोषजनक होता है और सेटिस्फैक्ट्री का मतलब भी संतोषजनक होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है पैराग्राफ में आपके सेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री का मतलब भी क्या होता है, संतोषजनक, और टॉलरेबल का मतलब भी होता है संतोषजनक। तो डी वाले आंसर में आप लिखेंगे ये शब्द
सेटिस्फैक्ट्री। यहाँ पे डी वाले में आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेटिस्फैक्ट्री। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन आपका खंड बा का 7 अंक का आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका लेटर लिखने को आता है और एप्लीकेशन। तो जैसे यू आर अंकिता अंकित फ्रॉम कानपुर, योर फ्रेंड्स आर इनवाइटेड यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विद हर हिम, राइट टू हर हिम अबाउट योर इनएबिलिटी टू डू सो। मतलब अपने फ्रेंड को लेटर लिखिए। और करके ये एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन आसान होता है, हमने आपको एप्लीकेशन सिखाई है तो आप एप्लीकेशन ही लिखिएगा। जैसे ये आपकी एप्लीकेशन लिखा है यू आर रोहित रेनू, इसका मतलब चाहे आप रोहित के नाम से एप्लीकेशन लिखिए चाहे रेनू के नाम से। फ्रॉम प्रयागराज, शहर का नाम क्या डालोगे? प्रयागराज। राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन, और लाइब्रेरियन को एप्लीकेशन लिखना है अपने स्कूल के। परचेज, खरीदने के लिए। सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज, कुछ नई इंग्लिश डिक्शनरीज खरीदने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। बच्चों ये पेपर जो है हमने upmsp.edu.in सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की सरकारी वेबसाइट से लिया है। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फंसने के चांसेस हैं, इसलिए पूरा पेपर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हर मॉडल पेपर आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो ये एप्लीकेशन हम लिखने जा रहे हैं। देखिए एप्लीकेशन इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टू, फिर लिखेंगे द लाइब्रेरियन, AB इंटर कॉलेज प्रयागराज, डेट 15/2/2026, कोई भी डेट आप डाल सकते हैं। फिर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखा रिक्वेस्ट फॉर द परचेज ऑफ इंग्लिश डिक्शनरीज। फिर उसके बाद आप आगे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर मैडम, चाहे सर लिखे चाहे मैडम लिखे। आई एम रोहित, मेरा नाम रोहित है। राइटिंग एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। ऑन बिहाफ, बिहाफ का मतलब और, किसकी ओर से? आप द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, कक्षा 10 के स्टूडेंट की तरफ से। सर देयर आर नो मोर न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज, इंग्लिश डिक्शनरीज ज़्यादा नहीं है। सो स्टूडेंट अनेबल टू लर्न न्यू थिंग्स, इसलिए स्टूडेंट नई चीज़ें सीखने में अनेबल हैं, असमर्थ हैं। आगे आप लिखेंगे सो आई रिक्वेस्ट यू टू मेक गुड अरेंजमेंट, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अच्छा अरेंजमेंट करें। नीचे लिख देंगे योर ओबेडेंटली, चूँकि नाम उसने दिया है रोहित या रेनू तो आप रोहित मान के चल रहे हैं तो रोहित नाम लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए क्लास 10। इतना आप लिख देते हैं तो ये एप्लीकेशन 4 नंबर की होती है, आपके 4 अंक यहाँ से पक्के हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिखा है राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 या 100 शब्दों में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। दिया है द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, किस विषय पर लिखना है? ये ए से इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स पर। ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो, और इन पॉइंट पे लिखना है। पहला पॉइंट आपको डालना है इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, दूसरा पॉइंट डालना है आपको सम आउटडोर गेम्स, तीसरा पॉइंट आपको डालना है बेनिफिट, और चौथा पॉइंट डालना है आपको इफेक्ट ऑन द लाइफ। आर करके यहाँ पे लिखा है राइट एन आर्टिकल, तो ए से या आर्टिकल में से एक चीज़ लिखना है। तो आर्टिकल यहाँ से हम हटा दे रहे हैं, हम आपको ए से लिख के दिखा रहे हैं। ए से लिखना आसान पड़ता है। किस पे ए से लिखना है आपको? इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स पर। तो पहली हेडिंग आप डालेंगे ये वाली, इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ आउटडोर गेम्स। क्योंकि उसने इम्पोर्टेंस पेपर में दिया आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आप सिर्फ लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, रोल लिखें चाहे ना लिखें। तो ये यहाँ पे पॉइंट 3 लिख देंगे ऐसे करके 1 2 3। पहले में है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, तो इसेंशियल फॉर फिजिकल मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ। खेलों से क्या होता है? आपका फिजिकल शारीरिक विकास होता है, मेंटल मानसिक विकास होता है और इमोशनल ग्रोथ होती है। दूसरा है स्ट्रेस रिडक्शन, स्ट्रेस का मतलब तनाव। खेलों से आपको तनाव झेलने की क्षमता भी आती है। तो लिखा है प्रोवाइड्स अ वाइटल ब्रेक फ्रॉम एकेडमिक प्रेशर, स्क्रीन टाइम एंड स्टडिंग। तीसरा लिखना है लाइफ स्किल्स में लिखेंगे टीचर्स टीम वर्क, डिसिप्लिन, लीडरशिप एंड फेयर प्ले। खेल के माध्यम से ही हमें टीम वर्क की भावना से काम करना आता है, डिसिप्लिन अनुशासन सीखते हैं, लीडरशिप नेतृत्व करने की क्षमता विकसित होती है, फेयर प्ले और साफ सुथरा खेल कैसे खेला जाए किसी भी क्षेत्र में, इसकी भी भावना विकसित होती है।
दूसरी हेडिंग आप डालेंगे कॉमन आउटडोर गेम्स। तो इसमें लिखेंगे टीम स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इंडिविजुअल या ग्रुप स्पोर्ट्स। इसमें लिखेंगे बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस। फिर तीसरा पॉइंट आप लिखोगे बेनिफिट ऑफ आउटडोर गेम्स। इसमें लिखोगे फिजिकल हेल्थ। तो आप लिखेंगे स्ट्रेंथनेस मसल्स एंड बोन्स, बूस्ट इम्यूनिटी एंड हेल्प्स इन वेट मैनेजमेंट। और लास्ट चौथा पॉइंट आप लिखोगे इफ़ेक्ट ऑन लाइफ, कि खेलों का जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो उसमें सिर्फ ये पहला पॉइंट लिखोगे बैलेंस लाइफ स्टाइल, यानी लाइफ स्टाइल से क्या रहती है, खेलों से बैलेंस रहती है। प्रमोट्स अ हेल्थियर रूटीन, सेपरेटिंग स्टडी टाइम फ्रॉम लीजर। बस इतना लिख देंगे और ये ऐसे आपका कंप्लीट हो जाएगा। इतना जितना हमने आपको बताया इसमें 80 से 100 वर्ड बड़े आराम से हो गए हैं और आपका ये क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा और पूरे आपको इसके अंक मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपका ग्रामर का होता है। इसमें 4 खंड होते हैं, ए बी सी डी। ए खंड में लिखा होता है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट बनाना होता है। बी में लिखा होता है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, ये एक्टिव दिया है, इसका पैसिव बनाना होता है। सी खंड में लिखा होता है पंचुएट, मतलब पंचुएशन करना होता है। और डी खंड में लिखा होता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये पैराग्राफ इस तरह दिया होता है छोटा सा और इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लिखा है आपका चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, सबसे पहले इसका हम आपको इनडायरेक्ट स्पीच बना के दिखाएंगे। तो देखिए लिखा है ही सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए इन्वर्टेड कामा के बाहर सेड लिखा है, इसका मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर का वाक्य चेंज होगा। अब हैज़ बीन बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो सभी प्रेजेंट करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज होते हैं। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो सिर्फ जहाँ पे हैज है यहाँ पे हैड लिख देंगे और ये प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ही सेड, जहाँ पे है ये आपका ही सेड ही रहेगा। फिर आपका ये कामा इन्वर्टेड कामा हट जाएगा, कंजंक्शन आपका क्या लगेगा, दैट लगेगा। उसके बाद सब्जेक्ट इट है, इट लिखेंगे, हैज़ की जगह पर हैड लिख देंगे और बाकी सब कुछ वही उतार देंगे। बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो आपने देखा कितना आसान था। सिर्फ हमने क्या किया, हैज की जगह पर हैड रख दिया है। बी वाला आप देखिएगा लिखा है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव, इसका पैसिव बनाना है। लिखा है द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम। तो पैसिव बनाने के लिए टेंस पहचानना होता है। सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग है, तो ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में वाक्य दिया है तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो सैंग ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने में सबसे पहले क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले लिखेंगे द नेशनल एंथम, सबसे पहले लिखेंगे द नेशनल एंथम। ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर। तो नेशनल एंथम सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज। ऑब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब है सैंग, सैंग का थर्ड फॉर्म होता है संग। अब कुछ नहीं बचा, क्या बचा, ये सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन। तो जब कुछ नहीं बचता है तो बाई लगाते हैं और बाई के बाद क्या लिख दिया जाता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का आपका क्या होगा, द चिल्ड्रेन। तो आपका इसका पूरा आंसर क्या हुआ, द नेशनल एंथम वाज संग बाय द चिल्ड्रेन। इतना कर देंगे, आपके ये एक्टिव पैसिव के भी
2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए सी में लिखा है पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो लिखा है कुमुद सेड टू हिज फ्रेंड। तो जब भी सेड दिखे आपको तो समझ जाना ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले वाक्य है। तो कुमुद सेड टू हिज फ्रेंड, हमने लिख दिया कुमुद सेड टू हिज फ्रेंड। कुमुद ने अपने फ्रेंड से कहा। अब कामा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। इन्वर्टेड कामा के अंदर ये पूरा वाक्य उतार दिया जाएगा। अब चूंकि ये वाक्य व्हाई से है, शुरू है, तो इंट्रागेटिव प्रश्नवाचक है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिखेंगे व्हाई, और व्हाई के बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर ये व्हाई से लेके पूरा उतार देंगे। तो हमने लिखा व्हाई से लेके पूरा उतार दिया है। व्हाई हैड नॉट कम, व्हाई हैड यू नॉट कम यस्टरडे, ये देखिए पूरा हमने उतार दिया। अब क्योंकि व्हाई से शुरू है, प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, यही मतलब होता है पंचुएशन का। पंचुएशन का मतलब कि कहाँ पे कैपिटल लेटर बनना लगना है, कहाँ पे कामा लगना है, कहाँ पे इन्वर्टेड कामा लगना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, इन चीज़ों को ही पंचुएट करना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो डी खंड होता है, इसमें आपको दिया होता है ट्रांसलेट फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इस तरह हिंदी का एक पैराग्राफ होता है जिसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, और ये 4 नंबर का होता है। जैसे लिखा है वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि हैं। तो इंग्लिश में क्या हुआ, ट्रीज आर प्राइसलेस। प्राइसलेस का मतलब अमूल्य, निधि एसेट, एसेट का मतलब निधि, अमूल्य निधि हैं हमारे देश की, ऑफ आवर कंट्री। ये पहला वाक्य पूरा हो गया। फिर है वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते। ट्रीज गिव अस नॉट ओनली फ्यूल एंड फ्रूट्स, बल्कि ये हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। बट प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब देना, टिम्बर, टिम्बर का मतलब इमारती लकड़ी, आल्सो, आल्सो का मतलब भी, मतलब इमारती लकड़ी भी देते हैं। आगे लिखा है वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकते हैं। तो हम इंग्लिश में लिखेंगे ट्रीज प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब रोकना, एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण, वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकते हैं। फिर लास्ट वाक्य था यहाँ पे कि हमें अनावश्यक रूप से वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे कि वी शुड नॉट कट, कट मीन्स काटना, ट्रीज हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, शुड मीन्स चाहिए, अननेसेसरी, अननेसेसरी का मतलब होता है अनावश्यक, नेसेसरी का मतलब आवश्यक, उसी का अपोजिट अननेसेसरी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका प्रोज का होता है। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, 30 या 40 शब्दों में। तो जैसे ये पहला ए पार्ट होता है, इसमें बीच में और लिखा है, और करके ये 2 होते हैं। इन 2 में से आपको एक करना होता है। जैसे पहले में लिखा है व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर। लेंचो की किस क्वालिटी ने पोस्ट मास्टर को इम्प्रेस मीन्स प्रभावित किया। हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प हिम, उसने लेंचो की सहायता करने की किस तरह कोशिश की। और करके लिखा है द साइट ऑफ फूड मैडनेड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई। इन 2 में से आपको एक करना है। 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। फिर इसी तरह इसका बी पार्ट होता है। लिखा है व्हाट वर द साइट्स दैट मूव्ड बुद्धा, वो कौन से दृश्य थे जिससे बुद्धा के अंदर परिवर्तन आ गया, महात्मा बुद्ध के अंदर। और व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू ढकिया बेरी, जब राजवीर ढकिया बेरी जा रहे थे कार से तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा। तो इन दोनों में से बी में इसमें और इसमें एक करना है, इससे भी आपको 3 अंक मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हम पहला ये कर रहे हैं, जिसमें लिखा है व्हाट क्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर, हाउ डिड ही डिसाइड टू हेल्प। मतलब पोस्ट मास्टर की किस क्वालिटी ने, लेंचो की किस क्वालिटी ने, लेंचो के किस गुण ने पोस्ट मास्टर को प्रभावित किया, और पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद करने के लिए क्या किया। तो आप इसका आंसर इस तरह लिख देंगे, लिखेंगे लेंचो हैड अ ग्रेट फेथ, फेथ का मतलब विश्वास, यकीन, इन गॉड, लेंचो ईश्वर में बहुत मजबूत यकीन रखता था। दिस क्वालिटी इम्प्रेस, इम्प्रेस का मतलब प्रभावित करना, द पोस्ट मास्टर, इसी क्वालिटी ने
पोस्ट मास्टर को प्रभावित किया। ठीक है, अब आगे पूछ रहा है उसने कैसे उसकी हेल्प की, तो लिखेंगे ही कलेक्टेड मनी, उसने पैसे इकट्ठे किए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, कर्मचारियों से, ही आल्सो गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी कुछ हिस्सा दिया, एंड सेंट टू लेंचो, और लेंचो को भेजा। कैसे भेजा, अपना बता के नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, ईश्वर की तरफ से, बिहाफ का मतलब और या तरफ। तो इसमें एक करना था, हमने एक आपका ये वाला कर दिया, ए वाला। अब बी में देखिए इन दो में एक करना है। तो पहला व्हाट वर द साइट दैट मूव्ड बुद्धा, वो कौन से दृश्य थे जिससे बुद्ध के अंदर, महात्मा बुद्ध के अंदर परिवर्तन आ गया। इसको हम करके आपको दिखा रहे हैं, इसके भी आपको 3 अंक मिलेंगे। क्वेश्चन जो आपका है, तो आपके प्रोज में जो लेसन नंबर 8 है, जिसका कि नाम है द सर्मन एट बीनार्स, उसका ये क्वेश्चन है। तो आप आंसर लिखेंगे द साइट ऑफ अ सिक मैन, जब महात्मा बुद्ध ने एक सिक मतलब बीमार आदमी को देखा, ओल्ड मैन बूढ़े आदमी को देखा, डेड बॉडी एक मृतक को देखा, मरे हुए आदमी को, अ बेगर एक भिखारी को देखा, हैड अ डीप इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, ऑन बुद्धा, तो इन चीज़ों का बुद्ध के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा। क्योंकि बुद्ध का जीवन कहाँ बीता था, महलों में। उनको लगता था दुनिया बहुत रंगीन है, हर चीज़ बड़े आराम से मिल जाती है। लेकिन जब उन्होंने ये चीज़ें देखी तो उनको लगा नहीं, जो महल में है हकीकत में दुनिया वैसी नहीं है। तो जब उन्होंने देखा फिर क्या किया, उसका उन पर इम्पैक्ट क्या पड़ा। ही लेफ्ट पैलेस का मतलब महल, उन्होंने महल छोड़ दिया। इन सर्च का मतलब तलाश, ऑफ इनलाइटमेंट, ज्ञान की तलाश में वो बाहर फिर महल छोड़कर निकल गए। इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ये लेंचो वाला एक कर दिया, और बी से आपने ये बुद्धा वाला कर दिया। ये 3 मिला के 6 अंक का आपका प्रोज का काम खत्म हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है आपका बोर्ड के पेपर में, यूपी बोर्ड के पेपर में, ये आपका प्रोज का होता है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको एक करना होता है, लिखा है साफ साफ आंसर एनी वन, किसी एक का, और एक क्वेश्चन करने के इसके लिए आपको 4 अंक दिए जाते हैं। तो जैसे 2 हैं, हम आपको ये करके दिखा रहे हैं। लिखा है हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली, बस कंडक्टर ने वल्ली को किस तरह रिसीव किया। तो ये प्रोज का लेसन नंबर आपका है 7, और लेसन का नाम है मैडम राइड द बस। तो वल्ली एक छोटी लड़की थी, लेकिन उसका व्यवहार एक बहुत बड़ी उम्र वाली औरतों की तरह था, तो इसीलिए कंडक्टर ने उसको क्या कहा था, मैडम, और इसीलिए लेसन का नाम पड़ा मैडम राइड द बस। तो आंसर में आप लिखेंगे कि द बस कंडक्टर रिसीव्ड वल्ली रिस्पेक्टफुली, सम्मानपूर्वक वल्ली को बस कंडक्टर ने रिसीव किया। ही सेड वल्ली एज मैडम, उसने वल्ली को मैडम कहा। बिकॉज शी बिहेव्ड लाइक अ ग्रोन अप वूमन, क्योंकि वल्ली एक बहुत बड़ी औरत की तरह व्यवहार कर रही थी। एंड डिड नॉट थिंक, और वल्ली ने जरा भी नहीं सोचा, दैट शी वाज अ चाइल्ड, वो अपने को चाइल्ड नहीं मानती थे, वो अपने आप को बहुत एक्सपीरियंस अनुभवी मानते थे और एक औरत की तरह व्यवहार कर रहे थे, इसीलिए वल्ली ने उसको मैडम बोला। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है, ये आपका 3 अंक होता है, 3 अंक का, और यहाँ पे लिखा है ये आपका पोएट्री का क्वेश्चन होता है, और आर करके लिखा होता है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम। तो ये पोएट्री का क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आप अपने कविता की 4 लाइनें याद कर लेना, वही लिख देना। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7, और आपके 3 अंक कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, ये 3 मार्क्स का है, 3 अंक का। लिखा है राइट द सेंट्रल आइडिया, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है करीब 40 वर्ड में। तो एक है अ टाइगर इन द जू, एक है द ट्रीज, एक है फॉर एनी ग्रेगरी। तो इनमें से आपको कोई एक लिखना है। तो हमने यहाँ पे द ट्रीज का सेंट्रल आइडिया आपके लिए लिख दिया है। ठीक है, बाकी आप अ टाइगर इन द जू आपको पहले से याद है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखिए द ट्रीज का जो हमने सेंट्रल आइडिया लिखा है, यहाँ पे लिख दिया है कि द पोएम द ट्रीज बाय एड्रिने रिच। ट्रीज किसके द्वारा लिखा है, एड्रिने रिच के द्वारा। सोज द कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब झगड़ा, बिटवीन मैन एंड नेचर,
कि आदमी और प्रकृति के बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट है, क्या झगड़ा है, इसको ये कविता दर्शाती है। विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, कि जैसे जैसे सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है, ह्यूमन बीइंग हैव यूज्ड नेचर फॉर देयर ओन बेनिफिट, जो इंसान है वो अपने बेनिफिट फ़ायदे के लिए नेचर का यूज़ कर रहा है। एंड कॉज अ लॉट ऑफ हार्म टू इट, और जिससे नेचर का बहुत नुकसान हो रहा है। कैसे? कि आदमी पेड़ काट रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है, लिखा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स। इन दो में से आपको एक करना है, और ये सप्लीमेंट्री का है, तो हम ये वाला ए वाला आपके लिए कर रहे हैं, और एक क्वेश्चन करने से आपको मिलते हैं 3 मार्क्स, 3 अंक। तो क्वेश्चन लिखा है व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स हैपन, कौन सी असाधारण चीज़ें घटित हुई एट द इन द स्टोरी, कहानी में, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इस कहानी में कौन सी असाधारण घटनाएं घटी। तो इसका आंसर हमने लिखा है आपके लिए यहाँ पे कि वन डे मिसेज हॉल एंड हर हस्बैंड सा, एक दिन मिसेज हॉल और उनके हस्बैंड ने देखा, क्या देखा, कि साइंटिस्ट डोर वाज ओपन, वैज्ञानिक के कमरे का दरवाज़ा खुला था। रूम वाज एम्प्टी, रूम खाली था, मतलब कोई नहीं था। सडनली अ हैट दैट वाज केप्ट ऑन बेड, अचानक एक हैट जो बिस्तर पर रखी थी, वाज थ्रोन, फेंकी गई, मतलब आई, ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर, किसके, मिसेज हॉल के। देन अ चेयर वाज थ्रोन, फिर एक चेयर आई अपने आप, ऑन हर लेग, उनके पैरों से टकराई, एंड पुश्ड देम, और मिसेज हॉल और उनके हस्बैंड को धक्का देकर गिरा दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 सप्लीमेंट्री का। 2 क्वेश्चन दिए थे, एक आपके लिए हमने कर दिया, आपको पेपर में एक ही करना होगा। अब देखते हैं इसका हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। और बच्चों ये पूरा पेपर आप इंग्लिश का तैयार कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रखो, ताकि हर मॉडल पेपर हम कंप्लीट हल कर रहे हैं आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि चैनल सब्सक्राइब होगा, नोटिफिकेशन आएगा और सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी। लाइक करें, हाइप का बटन ऑन करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ये है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 सप्लीमेंट्री का लॉन्ग क्वेश्चन, और ये आपको इस क्वेश्चन के मिलते हैं आपको 4 अंक। तो यहाँ पे हम सेकंड इसका कर रहे हैं, लिखा है डिस्क्राइब द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी द नेकलेस। जो नेकलेस कहानी है सप्लीमेंट्री की, इसका सेंट्रल कैरेक्टर कौन है। तो इसकी सेंट्रल कैरेक्टर जो है वो मटिल्डा है। मटिल्डा की शादी एक क्लर्क से हुई थी, ज़्यादा कमाई नहीं थी, और मटिल्डा काफ़ी खूबसूरत थी। वो ऐशपूर्ण विलासिता का जीवन जीना चाहती थी, इसीलिए वो अपने पति से खुश नहीं रहती थी। एक पार्टी में वो अपनी फ्रेंड का हार मांग कर जाती है। वहाँ जब हार खो जाता है तो उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों का उसे एहसास होता है। वो मेहनत करती है और अपनी पति की गरीबी को दूर करने की पूरी कोशिश करती है, और विलासिता वाली ज़िंदगी वो छोड़ देती है। तो आंसर आप लिखेंगे द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ स्टोरी इज़ मटिल्डा। मटिल्डा इज़ अ ब्यूटीफुल एंड यंग लेडी। शी इज़ अनहैप्पी विद हर हस्बैंड्स पॉवर्टी। शी वांटेड मनी टू इंजॉय। आगे लिखेंगे द लॉस ऑफ नेकलेस प्रूव्स टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हर कैरेक्टर। आफ्टर लॉस ऑफ नेकलेस शी बिकेम अ मैच्योर, humble and grateful wife. She sacrificed every pleasure to get her husband out of his financial misery. इस तरह ये आपका इंग्लिश का पूरा पेपर कंप्लीट हुआ। आप इसको तैयार कर लें 70/70, 70 में 70 अंक पूरे आप हल करके आएंगे। अच्छी राइटिंग लिखिए, काफ़ी अच्छे अंक आपको मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। डेली शाम 7 बजे हमारे यूट्यूब चैनल यस कोचिंग पर विजिट करें। कक्षा 10 की पूरी गणित, इंग्लिश, साइंस, आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड संबंधित मिलेंगे।